Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, यानी राष्ट्रपति के भाग नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, राष्ट्रपति का इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटिकल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, यानी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 57 तक हम करवा चुके थे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आर्टिकल है अनुच्छेद 58 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भी, अनुच्छेद 58। इसके साथ साथ आप बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है भी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी। ठीक है भी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक भी किया करो और अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहे भी। ठीक है भी, तो आज हम जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 58 के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है भी, आर्टिकल 58 में क्या दी हुई है, आपकी योग्यताएं दी हुई है भी, योग्यता। ठीक है भी, योग्यता किसकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इनका जो वर्णन मिलता है हमें वो आर्टिकल 58 में मिलता है। यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 आर्टिकल 58 में हमें क्या जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले योग्यता का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए भी, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए भी, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, होना चाहिए। उम्र का जैसे जिक्र करें भी, आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए भी, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भी, होनी चाहिए। न्यूनतम का जैसे जिक्र करेंगे भी, होनी चाहिए न्यूनतम, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 4 क्या होना चाहिए, जैसे वह पागल या दिवालिया न हो भी, वह पागल व दिवालिया न हो भी। ठीक है भी, और नंबर 5 हम जिक्र करेंगे, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है भी, योग्यता रखता हो, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आर्टिकल 58 का जब जिक्र करते हैं तो क्या दी हुई है, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए योग्यताएं दी हुई है भी, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो क्या हुआ है उसकी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक ही क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इसके साथ साथ वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का जो मतलब हम लेते हैं, मतलब जो रहेंगे लाभ का पद है, इसका मतलब होता है वह भारत सरकार से किसी भी तरह का कोई वेतन न लेता हो, यानी किसी भी तरह का वेतन न लेता हो। अगर वो लाभ के पद पर है तो उसको इस्तीफा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, और त्याग पत्र देकर ही भारत के राष्ट्रपति का क्या है वो चुनाव लड़ सकता है। तो लाभ के पद का आपको ध्यान होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार से किसी भी तरीके की वो क्या है वेतन नहीं लेना चाहिए। अगर वेतन ले रहा है किसी लाभ के पद के ऊपर है तो उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, परंतु अधिकतम आयु का भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है। कम से कम क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम की कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई वेंटिलेटर पर भी है तब भी भारत का क्या बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, यानी उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए भी, पागल या दिवालिया न हो, किसी भी तरह का अपराध न हो भी, उसके ऊपर आपराधिक न हो भी, अपराध न हो उसके ऊपर, वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो भी, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ लोकसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ 6 नंबर आप जिक्र करो तो वह साक्षर होना चाहिए भी, क्या होना चाहिए, साक्षर। ठीक है भी, वह साक्षर होना चाहिए। अब साक्षर मीन्स क्या लेते हैं, साक्षर का मतलब यही होता है भी अपना नाम पढ़ लिख सकता हो भी, अपना नाम क्या है पढ़ वह लिख सकता हो, और बेसिक उसको अंक गणित आता हो।
ठीक है, बेसिक अंक गणित आता हो तो वो क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 58 में उसकी योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की योग्यता पूछ ली जाती है। अभी उसकी आयु कितनी, न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष, अधिकतम की कोई, मतलब अलग अलग तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जब आपका जो आर्टिकल था 58 का, जैसे हम जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आपका रहेगा 59 में भी, ठीक है, राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तों का जैसे जिक्र करते हैं, यानी कुछ कंडीशन है राष्ट्रपति कार्यालय का जैसे जिक्र करते हैं, तो उसकी क्या है, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्टिकल 59 में, अनुच्छेद 59 में क्या दिया हुआ है, यानी राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें भी, ठीक है भी, शर्तें या कंडीशन। तो राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ शर्तें दी हुई है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शर्तों का जैसे जिक्र करते हैं, यानी पहली जो शर्त है इसकी क्या है, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी लोकसभा या राज्यसभा का क्या है, वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा या राज्यसभा, मैंने आपको बताई थी योग्यता में, सिर्फ लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, एक महत्वपूर्ण कंडीशन। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति क्या है, जैसे लाभ का पद का जैसे जिक्र किया था, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सिर्फ आवास व यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है भी। जैसे जिक्र करते हैं आवास व यात्रा भत्ता भी, ठीक है, यात्रा भत्ता भोगी है भी, ठीक है। यानी सिर्फ क्या कर सकता है, वो सरकारी आवास प्राप्त कर सकता है और यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है। ये चीज आपको, ये कंडीशनें है भी, ठीक है। अब सरकारी आवास का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये आवास कहां होगा इसका, ये होगा राष्ट्रीय राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी में भी, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी का जैसे जिक्र करोगे, और या फिर करोगे आप सुप्रीम कोर्ट का भी, ठीक है भी, सुप्रीम कोर्ट के पास में, कोर्ट के पास इंपॉर्टेंट है। यानी आवास, सरकारी जो आवास है राष्ट्रपति का, वो तो या तो होगा राष्ट्रीय राजधानी का जैसे जिक्र करते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास कहां पर है, तो हम पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर है। और फिर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है उसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति भवन भी। क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रपति भवन कहते हैं भी, ठीक है भी, राष्ट्रपति भवन। वर्तमान में जो रायसीना की पहाड़ियों पर, अभी किसके ऊपर, रायसीना की पहाड़ियों पर है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहां पर है, दिल्ली के मध्य है भी, यानी दिल्ली के मध्य है, दिल्ली के हृदय में है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में हमारे राष्ट्रपति निवास करते हैं। अब राष्ट्रपति भवन जो वर्तमान आपका राष्ट्रपति भवन है, ये राष्ट्रपति भवन ही नहीं था। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था, वायसराय हाउस कहा जाता था, वायसराय हाउस कहा जाता था, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वायसराय हाउस कहा जाता था। वायसराय हाउस कहने का ये ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसमें भारत का प्रथम वायसराय रहते थे भी, पहले क्या रहते थे, वायसराय। अब आपको ध्यान होना चाहिए वायसराय हाउस कब बना था, वायसराय हाउस 1912 में भी, 1912 में इसकी नींव रखी गई थी, जबकि बनकर कब तैयार हुआ था, 1931 में भी, ठीक है भी। वायसराय हाउस, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1912 में, तो दिल्ली के अंदर क्या बनाया गया था, वायसराय हाउस। वायसराय हाउस की नींव रखी थी 1912 में। इसके वास्तुकार पूछा जाता है बहुत बार भी। 1931 में क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था भी, बनकर तैयार हुआ था। और इसके जो वास्तुकार बहुत बार पूछा जाता है, वास्तुकार कौन थे भी, वास्तुकार थे एडविन लुटियस भी, एडविन लुटियस भी, ठीक है भी, एडविन लुटियस। यानी संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियस का जैसे जिक्र करते हैं। कोलकाता किसने बसाया था, किसने डिजाइन, सारनाथ ने। चंडीगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीजें भी आपको ज्ञात होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्बुजियर का जैसे जिक्र। तो
एडविन लुटियस ने क्या किया था, आपके राष्ट्रपति भवन या वायसराय हाउस का क्या है डिजाइन तैयार किया था। 1912 में नींव रखी गई थी, 1931 में बनकर तैयार हुआ था। तैयार होने पर सबसे पहले किस वायसराय ने इसके अंदर प्रवेश किया था, तो वायसराय का हम जिक्र करते हैं, वायसराय, तो ये था आपका लॉर्ड इरविन भी। क्या था, लॉर्ड इरविन, ठीक है। यानी वायसराय हाउस में प्रवेश करने वाला प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। अब भारतीय का भी पूछा जा सकता है, भी किस भारतीय ने इसमें सबसे पहले प्रवेश किया था। भारतीय का जिक्र करें तो भारतीय जो था आपका महात्मा गांधी। क्या था, महात्मा गांधी, ठीक है। भी प्रथम व्यक्ति था, भी क्या था, ये प्रथम है व्यक्ति। और प्रथम भारतीय का जिसे मैंने जिक्र किया, ठीक है, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसने वायसराय हाउस या राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश किया था तो महात्मा गांधी ने। कब किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1931 में भी। 1931 यानी 5 मार्च 1931 में जो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था, उस समझौते के अंतर्गत ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। उसी दौरान महात्मा गांधी क्या किया था, राष्ट्रपति भवन या वायसराय हाउस में प्रवेश किया था। अब 1950 का जैसे जिक्र करते हैं, 1950 तक इसको किस नाम से जाना जाता था, वायसराय हाउस के नाम से ही जाना जाता था। 1950 के बाद इसको क्या नाम दिया गया था, आपके राष्ट्रपति भवन का नाम दिया गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन के अंदर एक मुगल गार्डन भी है, उस मुगल गार्डन को हर साल फरवरी माह में आम जनता के लिए खोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कमरे भी पूछ लेते हैं, लगभग कितने कमरे, 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति वो वहीं पर है, निवास करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो था आर्टिकल 59 का जब हम जिक्र कर रहे थे, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप सबके लिए भी, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आर्टिकल अनुच्छेद 60 का जैसे हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 60 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है शपथ भी, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति शपथ की जो जानकारी है, अभी भारत का राष्ट्रपति किससे शपथ लेता है, कौन उनको शपथ दिलवाता है, ठीक है, ये जो जानकारी हमें मिलती है वो आर्टिकल 60 में मिलती है, ठीक है। भी ये चीज आपको क्लियर हो। तो हम जिक्र कर रहे थे अनुच्छेद 60 का भी, ठीक है। भी अनुच्छेद 60 में क्या दी हुई है, शपथ के बारे में भी, ठीक है। भी ओथ का जैसे जिक्र करते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये जो जानकारी हमें मिलती है वो किसमें, आर्टिकल 60 में। तो शपथ कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। न्यायाधीश यानी शॉर्ट में लिख सकते हो CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब देखो कंडीशन कई बार ऐसी आ जाती है, हो सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश न हो, तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को क्या है, उसकी पद की शपथ दिलाएगा। अगर वरिष्ठ न्यायाधीश न हो तो भारत के जितने भी हाई कोर्ट है, यानी 25 हाई कोर्टों का जैसे जिक्र करते हैं, उसके सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश है, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ है भारत में, वो शपथ दिलाएगा। अगर वो ही ना हो तो भारत के 25 जो हाई कोर्ट है, उन हाई कोर्टों के वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो शपथ दिलाएगा। ये कड़ी है, श्रृंखला है, हमें ज्ञात होना चाहिए। इनके बाद में वो व्यक्ति ना हो तो कौन उसका काम करता है। जैसे राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति न हो तो उसका कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति। तो इसी तरीके से भारत का मुख्य न्यायाधीश न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो सीनियर न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। भी शपथ का जैसे जिक्र करते हैं। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, शपथ का जैसे जिक्र आया तो वर्तमान जैसे राष्ट्रपति का हम जिक्र करते हैं, वर्तमान है राष्ट्रपति जो आपके हैं, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जैसे जिक्र करते हैं, रामनाथ है कोविंद, ठीक है। रामनाथ कोविंद जो है, इनको शपथ दिलाई गई थी 25 जुलाई 2017 को भी, ठीक है। 2017 को। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 1977 का जिसे हम जिक्र करते हैं, यानी 1977 में
नीलम संजीव रेड्डी का जैसे जिक्र करते हैं, निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति जो निर्विरोध चुने गए थे 1977 में। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में भारत में एक ऐसी श्रृंखला चली है, ऐसा यानी 1977 से अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, यानी 2020 तक हम जिक्र कर रहे हैं, 2017 का जैसे आप जिक्र करोगे 2017 में ये बने हैं, अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनको शपथ कब दिलाई गई है? 25 जुलाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1977 से लेके आज तक का जैसे जिक्र करते हैं, अब तक का जैसे जिक्र करें तो उनको शपथ कब दिलाई गई थी? 25 जुलाई को। वैसे भारत के संविधान के अंदर ये वर्णन नहीं है भी किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करें भी उसको शपथ 25 जुलाई को ही दिलानी है, परंतु 1977 से लेके आज तक जो हम देख रहे हैं, जो भी भारत का राष्ट्रपति बना उसको शपथ कब दिलाई गई थी? 25 जुलाई को भी। ठीक है भी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी शपथ दिलाई गई, तो कब दिलाई गई थी? 25 जुलाई 2017 को भी। ठीक है। उससे पहले जैसे जिक्र करते हैं, इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे 2012 के अंदर जो बने थे, तो उनको भी 25 जुलाई 2012 को। ठीक है। ये चीज एक श्रृंखला है। भारत के राष्ट्रपतियों का जब हम जिक्र करेंगे तो उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे भी। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे शपथ का हम जिक्र कर रहे थे। उसके बाद आर्टिकल जो आपका 61 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहां से क्या है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल 61 से, यानी महाभियोग से संबंधित है भी। किससे संबंधित है? वो आपका महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाया जाता है, महाभियोग से संबंधित है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 61 में हम क्या पढ़ेंगे? महाभियोग भी। क्या पढ़ेंगे? महाभियोग। ठीक है। राष्ट्रपति पर जो क्या लाया जाता है? महाभियोग। सबसे पहले तो आपको महाभियोग का मतलब पता होना चाहिए भी, क्या इसका अर्थ क्या होता है। महाभियोग का जैसे जिक्र करते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करना। महाभियोग का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करना। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब महाभियोग जो राष्ट्रपति के विरुद्ध क्यों लाया जाता है? एक तो देखो, पद से निष्कासित करना, निष्कासित है करना अर्थ होता है इसका। अब क्यों लाया जाता है महाभियोग? अगर राष्ट्रपति असंवैधानिक तरीके से काम करे भी, असंवैधानिक तरीके से काम करे, असंविधान तरीके से काम करे, तो उसके विरुद्ध क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा, यानी लोकसभा का आप जिक्र कर सकते हो या प्लस या राज्यसभा का, तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, 14 दिन का राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं? नोटिस दे सकते हैं भी। अब 14 दिन का लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य क्या दे सकते हैं? 14 दिन का नोटिस दे सकते हैं। अब इस नोटिस के ऊपर लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का, यानी 1/4 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। नोटिस देने के उपरांत अगर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो निष्कासित माना जाता है। अगर फिर भी 14 दिन के अंतराल वो अपने पद से इस्तीफा न दे, तो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है भी, लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 भी सदस्यों के द्वारा क्या है? एक प्रस्ताव लाकर महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 61 में महाभियोग अर्थ क्या होता है? पद से निष्कासित करना, असंवैधानिक तरीके से काम करे तब। अब ये ध्यान होना चाहिए, जो निष्कासन की जैसे प्रक्रिया का हम जिक्र कर रहे हैं पद, तो सबसे पहले 14 दिन को उसको नोटिस दिया जाता है भी, आप अपने पद की जो गरिमा है, अपने पद का जो मान मर्यादा, उसका पालन नहीं कर रहे हो, असंवैधानिक रूप से काम कर रहे हो, तो आपको हटने का नोटिस दिया जाता है। नोटिस पर भी 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर। पद से इस्तीफा दे दे तो कोई बात नहीं, अगर इस्तीफा न दे तो उसके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 यानी 2/3 सदस्यों। ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु आज तक ऐसी स्थिति भारत में आई नहीं भी, परंतु आज तक भारत में ऐसी स्थिति आई नहीं भी किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया गया हो। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आज तक भारत में आजादी के बाद का जैसे जिक्र करते हैं 1950 से लेके आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसी परिस्थिति नहीं आई हुई। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, अब जो हम चर्चा करते हैं इस चीज के बारे में, जो निष्कासन की, महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर है, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी
जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, सदस्य भी भाग ले सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। परंतु आपको मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, जैसे जिक्र किया था, लोकसभा के अंदर जो 2 सदस्य मनोनीत करते थे राष्ट्रपति को, उनका जो आरक्षण कोटा था वो समाप्त कर दिया गया था। 2020 का हम जिक्र करें, 25 जनवरी 2020 को उनका पूरा हो रहा था आरक्षण जो है, और उस आरक्षण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत नहीं करेगा, सिर्फ 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर मनोनीत करेगा। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिक्र करेंगे उनकी शक्तियों का, जैसे जिक्र करेंगे। तो 2 सदस्य मनोनीत करने का जो काम था उनका, वो खत्म कर दिया। अब ये मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं महाभियोग में, परंतु चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जैसे मैंने जिक्र किया था ना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते, परंतु महाभियोग में वो क्या कर सकते, भाग ले सकते हैं। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहां रहता है, जैसे महान्यायवादी का हम जिक्र करते हैं, महान्यायवादी भी, ठीक है भी, एजीआई का जैसे जिक्र करते हैं, भारत की एजीआई जो है। अब जो ये प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलती है राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो उसमें राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व करता है या राष्ट्रपति की जो वकालत करता है, वो कौन करता है, भारत का महान्यायवादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन है पूछा है अभी। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी क्या करता है, उसकी वकालत करता है राष्ट्रपति को। और महाभियोग की जो प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यूएसए से भी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था भी, महाभियोग की जो प्रक्रिया वो किस देश से ली हमने, तो आपको ध्यान होना चाहिए यूएसए से ली है। ठीक है, इसके अलावा महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व या राष्ट्रपति की वकालत कौन करता है, तो आपका रहेगा महान्यायवादी भी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम जिक्र करें तो आर्टिकल 61-62 का हमने पहले ही चर्चा की थी, इस चीज के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके, 62 के बारे में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति, यानी भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने और उनका जो कार्यकाल है, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है, महत्वपूर्ण जो आंकड़े, उनके बारे में हम चर्चा करें। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।